हेलो एवरीवन, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ और एएसओ से संबंधित प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम्स में इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स और उसके एक्सप्लेनेशन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्रश्न संख्या 1 हमारे स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए इसको स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना से संबंधित है? ऑप्शंस को देखेंगे। अनुच्छेद 324, 342, 148 या फिर 325। तो इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद आर्टिकल 324 में की गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 148 की, तो इसमें CAG की चर्चा की गई है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूँ तो ये जो निर्वाचन आयोग है इसकी चर्चा भाग 15 में की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी, कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर मैं बात करूं कि इसके जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं हाल ही में 26वें नंबर के, वो कौन है? वो है हमारे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी था इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे स्क्रीन पे कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस को देखेंगे। 1975 में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, और उस टाइम गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है। इमरजेंसी हम सभी जानते हैं इंदिरा गांधी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बिल्कुल सही बात है, भारत की प्रधानमंत्री 1975 में इंदिरा गांधी थी। और अगर मैं इसके डेट की बात करूं तो 25 जून 1975 को जो है वो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगी थी। इसके अलावा जो आपातकाल है, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 352 में। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है, और आर्टिकल 360 में जो हमारा वित्तीय क्राइसिस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसकी चर्चा की गई है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपातकाल के समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो इसके साथ हमने कई सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए नील विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के किसानों ने किया था। अब चलते हैं पूरी बात पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते हैं। यहाँ रैयत किसानों को कहते थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ये बात काफी हद तक सच है। आगे बढ़ते हैं। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे? नहीं, ये बात गलत है। नील की खेती वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इससे एक तो जो जमीन है वो बंजर हो जाती है, दूसरी बात कम कीमतों पे करवाई जा रही थी, तो ये भी गलत है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यही है। अभी मैंने आपको यही बताया कि करना नहीं चाह रहे थे, बट बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम दाम पर उनसे जबरदस्ती ये जो काम है वो कराया जा रहा था। ठीक है, और अगर मैं नील विद्रोह की बात करूं तो एक लेखक हैं जिनका नाम है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने एक किताब लिखी थी, और किताब लिखी थी इन्होंने 1859 में, जिसका नाम है नील दर्पण, जिसमें इन्होंने इस घटना को इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सभी चीज़ों को अरेंज करना है। तो सबसे पहला है नमक सत्याग्रह, है ना। तो ये जो नमक सत्याग्रह है ये 24 दिनों का हुआ था। ये आपका 12 मार्च, डेट याद रख लिए, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। तो ये घटना 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये 1919 की घटना है। बात करते हैं क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो, तो यह 8 अगस्त
1942 ग्वालियर टैंक मुंबई से हुआ था। और अगर मैं बात करती हूँ असहयोग आंदोलन की यानी कि नॉन कॉरपोरेशन की, ये जो हमारा असहयोग आंदोलन था ये 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पे। सबसे पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है जो रॉलेट एक्ट है वो सन 1909 में पारित किया गया था। तो भाई ये बात गलत है। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1909 में पारित नहीं किया गया था। बात करते हैं आगे की। तो हमारा जो रॉलेट एक्ट है ये कब पारित किया गया था? ये 1919 में पारित किया गया था और यही वजह है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। चलते हैं, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पास किया गया था। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की। तो जो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था ये 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये बात गलत है। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था ये हुआ था समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। और साइमन कमीशन भी जो है इसका गठन जो है, साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में हुआ था। और हमसे पूछा है भारत कब आया था? तो ये फरवरी 1928 में भारत आया था। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम के बारे में। तो ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये 1929 में जो है वो पास हो गया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 1930 से ये इसको जो है वो लागू कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो हमारा बाल विवाह निरोधक एक्ट है इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शारदा एक्ट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और जानकारी आपको मैं दे दूं, इसमें जो पुरुषों की एज रखी गई थी शादी करने की वो कम से कम 18 होनी चाहिए और जो महिला की होनी चाहिए वो 14 होना चाहिए। हाँ, अब सुधर गया है, अब एज को और आगे एक्सटेंड कर दिया गया। पहले इतनी मिनिमम एज थी इस कानून के हिसाब से। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है शेरशाह सूरी। ये वही शेरशाह सूरी हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने हुमायूं को हरा के, ठीक है, जिन्होंने हुमायूं को हरा के उस पर शासन किया था। ठीक है, और आज का दिन 27 यानी कि कल का दिन 27 मार्च, आज 28 तारीख है, कल 27 तारीख थी। कल के दिन ही क्या हुआ था, हुमायूं की जो है वो मृत्यु हो गई थी। जब लाइब्रेरी में वो अपने था, लाइब्रेरी से गिर के उसकी डेथ हो गई थी। वो 27 मार्च की ही तारीख थी यानी कि कल का दिन था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें पूछा गया है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। ये जो हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये 250 बीसी में आयोजन किया गया था। अशोक जो थे उस टाइम राजा थे और अशोक जो थे वो हम सभी जानते हैं मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, और ये कहाँ आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में। और जो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इसके जो अध्यक्ष थे इस टाइम, इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। ठीक है, क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोगली पुत्र। अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ पहले बुद्धिस्ट काउंसिल की, यानी कि पहली बार जब बौद्ध संगति हुई थी तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी राजगीर में, जिसको हम लोग राजगृह के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम जो राजा थे वो अजात शत्रु थे। ठीक है, क्या नाम था राजा का? उनका नाम था अजात शत्रु और ये हर्यक वंश से बिलोंग करते थे, हर्यक वंश से थे। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अध्यक्ष की बात करूँ तो अध्यक्ष का नाम था यहाँ पे महाकश्यप। ठीक है, जब पहली बार बुद्ध संगति हुई थी तो इसके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। ठीक है, और अगर मैं इसके समय की बात करूं तो 483 बीसी में जो है ये पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। चलते हैं अगले बुद्धिस्ट काउंसिल को भी चर्चा में ले आते हैं। जब दूसरी बार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो ये जो है वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कब हुआ था, तो ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 बीसी में हुआ था। और उस टाइम जो अध्यक्ष था,
ठीक है। उस टाइम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सबा कामी को बनाया गया था। सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। और अगर मैं राजा की बात करती हूँ तो राजा जो था उस टाइम वो था काला अशोक, जिसको हम लोग काकावर्ना भी कहते हैं। काला अशोक था जो कि नाग वंश से बिलोंग करता था, जिसको हम लोग शिशुनाग या नागवंश कहते हैं। इससे ये संबंध रखते थे। बात कर लेते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की भी, यानी कि फोर्थ जो हमारी बौद्ध संगति हुई थी, ये हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुंडलग्राम में। और ये कुंडलग्राम आज के कश्मीर राज्य में आता है। और अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो इसका जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र था, ठीक है। और अगर मैं राजा की बात करूं तो ये जो राजा थे वो कनिष्क थे। और कनिष्क आप सभी जानते हैं कुषाण वंश से जो है वो बिलोंग करते थे। और अगर मैं इसके समय की बात करूं तो 72 एडी में जो है वो चौथी बार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, यानी कि बौद्ध संगति हुई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ हमने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान सवाल है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहले ये पेपर था, अब इसको 2 पार्ट में मोड़ा गया इस तरीके से। उसके बाद फिर इसको 4 पार्ट में बांटा गया। ओपन करने पे ये कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, यहाँ एक सर्कल है, तो यहाँ भी एक सर्कल होना चाहिए, यहाँ भी एक सर्कल होना चाहिए, और यहाँ पे भी सर्कल होना चाहिए। इसका मतलब कि ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज आ गया और यहाँ पे भी त्रिभुज आ गया है। चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। बाकी देखिए, यहाँ पे जो ये आयत है ये दोनों जगह सेम बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है गोला भी दोनों जगह सेम बनाया गया है, यानी कि अब हमें त्रिभुज से पता लगाना है, ठीक है। यहाँ देखिए, इस तरीके का त्रिभुज है, तो यहाँ पे भी त्रिभुज इस तरीके से बनना चाहिए, है ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दोनों ही ऑप्शन में ऐसे ही त्रिभुज बने हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सीधा त्रिभुज बनाया गया है, जबकि इधर उल्टा त्रिभुज बनाया गया है। तो जब इसको हम लोग ऊपर की ओर खोलेंगे तो यहाँ पे भी नीचे की ओर से त्रिभुज बनेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? देखिए, कई बार जलियांवाला बाग के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने चर्चा में ला दिया था कि 13 अप्रैल 1919 को जो है वैशाखी का दिन था, पंजाब अमृतसर में इसकी घटना हुई थी। तो ये किस वजह से हुआ था? ये रॉलेट एक्ट की वजह से आया था। और ये रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो जनरल डायर ने गोली चला दी थी और कई सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी। और इसी दिन को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। बाकी जब ये घटना हुआ तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। और अगर मैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करूं तो इनका जो समय काल था वो 1916 से 1921 तक था, ठीक है। तो लगभग इन्होंने 5 साल भारत में गवर्नर जनरल रहे थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होता है कि लंबा क्वेश्चन देख के हम लोग क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अक्सर लंबे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है बट आसान होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई माज दायान सभा के लिए कौन से इसमें से सही जवाब है? ठीक है, तो देखिए, प्रार्थना समाज हो सकता है हम लोगों को याद हो या ना हो, लेकिन हम सभी जानते हैं ये जो यंग इंडिया है ये एक पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी की है। और महात्मा गांधी का नाम कहाँ पे आ रहा है हमारे पास? ये देखिए, महात्मा गांधी का नाम आ गया। बाकी देखते हैं सत्य शोधक समाज। ये जो सत्य शोधक समाज है ये कब हुआ था? तो भाई सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं नाम। तो सत्य शोधक समाज किसका है? तो आप सभी कहेंगे ज्योतिबा फुले का है। तो ये भी हमारा मैच हो गया, ठीक है। बाकी हो सकता है हम लोगों को ना आए, तो आप लोग देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज दूसरे नंबर पे केवल एक ही ऑप्शन पे महात्मा गांधी है और चौथे नंबर पे ज्योतिबा फुले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सत्य शोधक समाज की बात करूँ तो ज्योतिबा फुले इसकी संस्थापक हैं और 1873 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बाकी अगर मैं यहाँ पे यंग इंडिया की बात करूं जो कि मोहनदास करमचंद गांधी हैं, तो 1903 में इनका जो है वो पत्र आया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है ये। बाकी आगे की बात कर लेते हैं। अगर हम लोकहितवादी की बात करें तो ये जो लोकहितवादी हैं, ठीक है, किसको हम लोग लोकहितवादी कहते हैं? तो आप कहेंगे गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल
हरि देशमुख को जो है हम लोग क्या कहते हैं, लोकहितवादी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लोकहितवादी का। लोकहितवादी तीसरे नंबर पे है और यहाँ पे भी गोपाल हरि देशमुख तीसरे नंबर पे है, यानी कि ये भी हमारा मिल गया। वहीं बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो ये जो प्रार्थना समाज है, ये दो लोगों ने मिलके जो है वो शुरू किया था। तो आप कहेंगे किस किस का नाम है इसमें? तो प्रार्थना समाज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक का नाम है MG रनाडे, ठीक है, MG रनाडे नाम है, और दूसरे का नाम है आत्माराम। इन दोनों ने मिलके जो है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिख रहा है आपको यहाँ पे आत्माराम का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमारा मिल गया। और अंत में अगर मैं रहनुमाई की बात करूँ, तो ये जो रहनुमाई है, इन्होंने भी दो लोगों ने मिलके जो है वो शुरू किया था रहनुमाई को। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे 1851 में। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में, ठीक है। उस टाइम इसको हम लोग बम्बई कहते थे, आज इसको हम लोग मुंबई कहते हैं। और दो लोगों ने, जो ये नारोजी ब्रदर्स हैं, उन्होंने मिलके इसको शुरू किया है। तो नारोजी में किस किस का नाम आता है? एक का नाम है नारोजी फुरदोंजी और दूसरा नाम है दादा भाई नारोजी। तो दो लोगों ने मिलके इसको शुरू किया था। यहाँ देखिए नारोजी फुरदोंजी का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। साथ में अब इसमें से कोई सा भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप अभी भी आप अब जो है वो आप इजीली इसका जवाब दे पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो रेलवे के आने से बहुत बड़ी क्रांति होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो गई हैं। ये किसके टाइम पीरियड पे किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शंस को, ऑप्शन ए कहता है ऑकलैंड, ऑप्शन बी कहता है हेस्टिंग, ऑप्शन सी कहता है मेटकॉफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है डलहौजी। तो डलहौजी जो है वो इसका सही जवाब है। डलहौजी ने हमारे भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। और कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1853 को, ठीक है। बम्बई से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी और इसी के साथ भारत में रेलवे का जो है वो शुभारंभ हो चुका था। तो डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 अपनी स्क्रीन पे, गणित का सवाल है। आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और प्रैक्टिस ना रहने की वजह से आपसे वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि दो सह अभाज्य, अब सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनका गुणनफल 306 है। तो लॉस ऑफ क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए भैया सीधा सीधा इसका एक ट्रिक काम करता है कि अगर दो नंबर सह अभाज्य है और उसका गुणनफल जो भी नंबर है, वही नंबर उस संख्या का एलसीएम होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 306 जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 306 के अगर हम लोग गुणनखंड निकालें तो 2, 3, इसके अलावा 3 से एक बार और कट जाएगा और 17 के पहाड़े से और कट जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या क्या बनने की संभावना है? 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 17, ये दो नंबर्स हैं और ये दोनों नंबर सहअभाज्य भी हैं। और अगर इनको गुणा करें, एलसीएम निकालें, तो इसका जो एलसीएम है वो भी 306 ही आना है। तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे, मतलब हमें केवल और केवल आंसर से है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे आप हमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करना, कम टाइम में इसको हमको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाकी हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी गणित का सवाल है। आप देखा होगा, अगर आपने 5 प्रैक्टिस सेट्स किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो हमारा वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि ए अकेले एक घर को 16 दिन में बना सकता है। तो ठीक है, बनाने देते हैं इसको। अब दूसरा है बी। बी क्या कर रहा है? इसको अकेले 12 दिन में बनाया सकता है, तो ले लेते हैं 12। अब अगर इनका एलसीएम निकालें, लघुत्तम समावर्तक निकालें, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 48 आ जाएगा, है ना। अब अगर ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है तो उसकी क्षमता क्या है? 16 तिया 48 यानी कि 3। और बी की क्षमता क्या होगी? 12 चौक 48 यानी कि 4, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। बोल रहा है कि ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी कि एक दिन ए काम करता है और फिर दूसरे दिन बी काम करता है, ठीक है। तो कितने दिनों में, और काम पहले एक ने शुरू किया है फिर उसके अगले दिन बी करेगा, तो कितने दिनों में घर बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए भैया 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 + 4 यानी कि 7। तो हमको काम कितना करवाना है? 48 कराना है, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। 6 से करके देखते हैं। अब देखिए
6 से करेंगे तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 6 सत्ते 42, ठीक है। यानी कि 12 दिन में 42 काम हुआ। अब जब 13वां दिन आएगा, 13वां दिन कौन आएगा? ए आएगा, और ए ने कितना काम कर लिया है? 3 काम कर लिया है। तो यहाँ पे 42 प्लस में 3, 45, ठीक है। फिर अगर 14वें दिन वो आता है, ठीक है, तो फिर कौन काम करने आएगा 14 डे में? तो अभी कितना काम हो चुका है? तो आप कहेंगे 42 प्लस में 3, तो कितना हो गया? 45 काम जो है वो इसका हो चुका है। अब कितना काम बाकी है? तो अगला पर्सन और आएगा। तो जब वो नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है, अब देखिए इसकी काम कितना बचा रह गया? तो आप कहेंगे भाई 48 काम था, 45 काम हो चुका है, तो 3 काम बच गया है। अब कितने क्षमता के साथ बी करने आ रहा है? तो आप कहेंगे 4 क्षमता के साथ करने आ रहा है, और 13 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है और 3/4 काम और बचा हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। 13 सही 3/4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एवरेज का सवाल है, आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी का औसत 35 है, ठीक है, यानी कि तीनों को जोड़ के इन्होंने क्या किया होगा? 3 से भाग किया होगा, है ना। तो हम तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 35 इंटू 3 यानी कि 105। अब बोला गया है यहाँ पे ए प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है? 40 है। तो इनका योग कितना होगा? 40 गुना 3 यानी कि 120। अब बोला गया है यदि डी की वैल्यू 25 है, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो आप बताइए ए प्लस सी कितना होगा? आप कहेंगे 120/25, है ना। घटा लीजिए, कितना आ गया हमारे पास? 95 आ गया। अब देखिए हमसे बोला गया है बी का मान निकालिए। तो हम सभी जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी 105 है। तो यहाँ पे ए और सी का मान कितना है? 95 आ चुका है। तो बी को हम लोग कैसे निकालेंगे? 105 में से घटा देंगे 95, यानी कि 10 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित है। देखिए प्रैक्टिस सेट है, तो आपको घबराना नहीं है कि मैथ्स का सवाल आ गया, बोरिंग लग रहा है, रीजनिंग का सवाल आ गया। भाई एग्जाम में आपको सभी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको कोशिश करनी है प्रैक्टिस करने की। आसान आसान क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो छूट जाते हैं। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर किसी की मैथ्स वीक है, किसी का साइंस वीक है, तो उस क्वेश्चन को वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है। आगे मैंने बहुत तरह के क्वेश्चन मिक्स करके बनाए हैं। चलते हैं, साइंस का सवाल आ चुका है हमारे स्क्रीन पे। एक ग्रंथि है जो कि आहार नाल से संबंधित नहीं है, वो कौन सी है वो हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है अग्नाशय, ये अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर यानी कि जिसको हम लोग अमाशय कह देते हैं, स्टमक कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है एड्रिनल, यानी कि जिसको हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है यकृत, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है लार ग्रंथि। तो देखिए चित्र में आप देख सकते हैं ये आहार नाल है। इसके देखिए यहाँ पे क्या है, इसके स्टार्टिंग में लार ग्रंथियां हैं, तो लार ग्रंथि तो आहार नाल में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे यकृत है यानी कि लिवर है, तो लिवर भी इसका हिस्सा बन रहा है। ये देखिए ये इसका अमाशय है, तो अमाशय भी इसका हिस्सा बन रहा है। तो संबंधित नहीं है, तो संबंधित कौन सा नहीं है? डी नहीं है, और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। इस डायग्राम को यहाँ पे भी मैंने बड़ा सा स्क्रीन करके लगा दिया है ताकि आपको समझाने में और समझने में, देखने में आसानी हो। ये लिवर है, इधर हमारी लार ग्रंथियां हैं, और ये हमारा अग्नाशय है। अधिवृक्क इस डायग्राम में कहीं नहीं है, तो वही उसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है, आसान होता है, बस ये देखने में लेंदी है। आंसर तक आप इजीली ऑप्शंस के मदद से, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है कि ये कुछ जंतुओं के नाम हैं और वो किस चीज़ से सांस लेते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो मछलियां हैं वो किससे सांस लेती हैं? क्लोम से, है ना। यानी कि सी का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर
2। तो चलिए इसको एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन नंबर 4 है, तो भाई गलत बात है ये। सी ऑप्शन नंबर 2 है तो ये सही हो सकता है। ये भी सी ऑप्शन नंबर 2 है तो ये भी इसका जवाब हो सकता है। और ये जो है सी में बोला गया ऑप्शन नंबर 4, तो ये गलत बात है। मछलियाँ क्लोम से सांस लेती हैं, तो ये हमारा गलत जवाब है। अब देखिए 2 ऑप्शन हमने हटा दिए। अब हम सभी जानते हैं कि ये जो पक्षी और सरीसृप हैं, ये अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं, यानी कि डी का सही जवाब क्या होगा? 3। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है? केवल और केवल बी ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो बच गया उसको मैच कर लीजिए। केचुआ हमारा आर्द्र क्यूटिकल से सांस लेता है, और ये जो जल में रहने वाले कीट हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अपने स्क्रीन पे, इसमें से जो ऑड आकृति है, जो असंगत आकृति है, उसका चुनाव करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो छोटे छोटे सर्कल हैं, ये 2 बड़े बड़े सर्कल हैं। इसमें देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, ये सिर्फ आधी लाइन बनाई गई है, आधी लाइन नहीं बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही, आकृति 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ये एक असंगत आकृति है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग से संबंधित नहीं है? जो ऑड है हमें उसका चुनाव करना है। तो देखिए ये व्रत है तो इसको हम लोग बना सकते हैं, ये वर्ग है इसको भी हम लोग बना सकते हैं, आयत को भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग आयतन बना सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग बना सकते हैं? जवाब होगा नहीं भाई, इसको तो हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं 3D आकृति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और ये करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो अग्रवाल साहब हैं, राजीव अग्रवाल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलते हैं आज के 20वें नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है ये जो खरोष्ठी लिपि है वो भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन देखेंगे, उत्तरी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ इंडिया, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दक्षिणोत्तर यानी कि साउथ वेस्ट इंडिया, या फिर पश्चिमोत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिमोत्तर, यानी कि हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और ये जो खरोष्ठी लिपि है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि उल्टा लिखा जाता है, इसको हम लोग ऐसे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अशोक के जो शिलालेख थे उसमें भी खरोष्ठी लिपि का वर्णन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसका गठन हुआ था 1950 में, और जो पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो 1951 से 56 तक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी अगर मैं इसके मॉडल की बात करूं तो हैरल्ड डॉर्मल इसका मॉडल था। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है, जिसको पहले हम लोग USSR के नाम से जानते थे, वहाँ से इसको लिया गया है अपने संविधान के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। RBI के हिसाब से 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? यानी कि सर्विस क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसकी कितनी % थी GDP ग्रोथ में? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ 1980 के दशक की, तो ये 1971 से 1900 लगभग 79 तक मान लीजिए, इस 10 सालों को हम लोग कहते हैं 1980 का दशक। ठीक है, इसमें सर्विस सेक्टर में कितना जो हमारा GDP का ग्रोथ था ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 38.6%। आज इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? ठीक है, यानी कि कौन सा अपराध नहीं है? ऑप्शंस को देखेंगे, तलाक, ऑप्शन बी देखेंगे दहेज के लिए उत्पीड़न, यानी कि दहेज के लिए बहू को परेशान करना। तो भाई ये तो बिल्कुल अपराध है
है ना। चोरी करना ये भी अपराध है और हत्या भी अपराध है, केवल और केवल तलाक का मामला ऐसा है जो कि अपराध की कानून लिस्ट में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। राज्य राजधानी से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका महादेश से कई सारे देशों के जो हैं वो राजधानी के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, वैसे तो सभी महाद्वीप इम्पॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे हमसे पूछा गया है बारबाडोस देश की राजधानी क्या है। ठीक है, तो ये जो बारबाडोस देश है इसकी राजधानी का नाम है ब्रिज टाउन। ठीक है, बॉ से बारबा और बॉ से ब्रिज टाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। बात करूं अगर मैं यहाँ के करेंसी की, यहाँ की मुद्रा की, तो डॉलर यहाँ की मुद्रा है और यहाँ का जो हमारा राजधानी है वो ब्रिज टाउन है। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ पे मनामा की बात करूं तो ये जो मनामा है ये बहरीन देश की राजधानी है, यानी कि इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस को देखेंगे। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति रहे हैं, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। या फिर अध्यात्मक गुरु दलाई लामा। ठीक है, किसकी बायोग्राफी है ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो है हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, तिब्बत से जो है ये प्रस्तावित हुए थे। ठीक है, तो वो कौन है? दलाई लामा है। और ये जो किताब आई थी इनकी फ्रीडम इन एग्जाइल, ये 1991 में आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बोला गया है अगर 69 में से 26 घटाएं तो 66 आ रहा है। 86 में से 34 घटाएं तो 60 आ रहा है। 35 में से 28 घटाएं तो 31 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम लोग 77 में से 21 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। पैटर्न बेस्ड सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से आया है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 × 9 प्लस में 2 × 6 करें तो कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 9 छाए 54 प्लस में 6 दूनी 12, यानी कि आ गया 66। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 31 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो हम लोग 7 को 7 से गुणा कर देंगे, है ना, और इसको जोड़ देंगे 2 को 1 से गुणा करके। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 प्लस 2 तो कितना आ गया है? तो आप कहेंगे 51 आ गया है। यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया गया है? बोला गया है कि अगर 3 और 3 को 96 लाया गया है, 2 और 2 को 44 बना दिया गया है, तो 1 और 1 और इस क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, 3 × 3 करें तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ऐसे ही अगर 3 + 3 करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। यानी कि पहले गुणा किया गया है, उसके बाद जोड़ा गया है अंकों को। ऐसे ही देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 2 को 2 से जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग 1 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है भैया? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान, ठीक है, क्या होता है? ऑप्शंस को देखेंगे। दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर यानी कि ब्लड की मात्रा समान होती है जब हमारा सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में। तो भाई ये सही जवाब है। दायां और बायां निलय जो पंप करता है तो ब्लड की मात्रा दोनों में समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ऑप्शंस को देखेंगे। केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे वाटर और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अमोनिया। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है CO2 और H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है। यदि यह तरंग, ये हमारा जो है u बना गया है उल्टा,
अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है जब आवृत्ति का मान होगा। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है इसका कि जब इस तरीके से प्रवेश करती है तो आवृत्ति का मान क्या होगा जो दिया गया है, यानी कि n इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हमसे ये हमारा साबुनों के कौन सा विकल्प सही है ये पूछा गया है। तो बोला गया ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साबुनों के मिसेल का बनना सभी तापों पर संभव है। ऑप्शन कह रहा है बी साबुनों के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद ही बनते हैं। यही इसका सही जवाब है। जो मिसेल है वो एक स्पेसिफिक जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके बाद ही ये बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यदि बेस का किसके बराबर है 27 के, तो कलेक्शन किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बेस को कैसे लाया गया है। b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 1, s की वैल्यू है 19 और e की वैल्यू है 5। इन सभी को जोड़ें तो 19 1 20, 5 25 और 2 27, यानी कि इसका जो मान है सभी को जोड़ दिया गया है आपस में। ऐसे हम लोग कलेक्शन को देखते हैं तो c का मान है 3, O का मान है 15, L का मान कितना होता है तो आप कहेंगे 12, इस L का मान कितना होगा तो आप कहेंगे 12, E का मान कितना होगा 5, C का मान कितना होगा 3, T का मान कितना होगा 20, I का मान कितना होगा 9, O का मान कितना होगा तो आप कहेंगे 15 और N का मान कितना होता है तो आप कहेंगे 14। इन अगर हम सभी नंबरों को जोड़ लें तो जोड़ के कितना आ रहा है भाई, इन सभी को जोड़ने पे हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है तो देखेंगे, इसको ध्यान से जोड़ते हैं हम लोग। तो 15 3 18 12, इन सभी को जोड़ने पे हमारा आ रहा है लगभग 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यदि एप्पल का कोड है ये और रंग का कोड है ये, तो पर्पल का कोड क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एप्पल है और ये रंग है। यहाँ पे एक ही जगह पे 2 लिखा गया है, पी की जगह पे 5 और 5 लिखा गया है। तो यहाँ देखिए ये शब्द किससे शुरू हो रहा है, पी से। तो पी की जगह पे क्या यूज किया गया है तो आप कहेंगे 5 यूज किया गया है, यानी कि 5। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यू की जगह पे क्या यूज किया गया है, तो आर के बाद यू है और यहाँ पे 7 के बाद 1 है, यानी कि यू की जगह पे 1 यूज किया गया है। तो 5 और 1। बाकी आर की बात करूं तो आर की जगह पे क्या यूज किया गया है तो आप कहेंगे 7 यूज किया गया है, तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फिर पी की जगह पे क्या यूज किया गया है तो आप कहेंगे 5 यूज किया है। तो देखिए 5175, 5176 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा सही जवाब है। पूरे आंसर तक ना पहुंच के केवल ऑप्शंस के माध्यम से भी कभी कभार हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इसमें हमें जल का प्रतिबिंब चुनना है। नीचे पानी बह रहा है तो ऊपर ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस को देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसे ही सीधा सीधा 7 बना दिया, ये गलत हो जाएगा। डी भी गलत हो जाएगा, सीधा 7 है। यहाँ पे उल्टा 7 बनेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो देखेंगे बी और डी को, तो यहाँ देखिए डबल 7 और डबल 7 एक जैसे हैं। यहाँ पे 4 और 4 एक जैसे हैं। अब यहाँ 551 को सीधा ही बना दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ उल्टा बनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे स्क्रीन पे। निम्नलिखित त्रिभुजों में, निम्नलिखित आकृति में हमको त्रिभुज, टोटल कितने त्रिभुज हैं ये हमें पता लगाना है। चलिए गिनते हैं टोटल कितने ट्राइंगुलर हैं हमारे क्वेश्चन में। ये देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है छोटा वाला। ठीक है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, ये हमारा तीसरा त्रिभुज है और ये हमारा चौथा त्रिभुज है। तो 4 त्रिभुज तो ये हो गए। बाकी ये बड़ा वाला हमारा 5वां त्रिभुज है, ये बड़ा वाला हमारा 6ठा त्रिभुज है। ऊपर से जोड़ेंगे तो 7 और नीचे से जोड़ेंगे तो 8, तो 8 तो हमारे ये हो गए। ठीक है, बाकी देखिए बड़ा वाला देखते हैं। ये हमारा 9वां त्रिभुज है, ये हमारा 10वां त्रिभुज है, ये हमारा 11वां त्रिभुज है और ये हमारा 12वां त्रिभुज है।
ठीक है। तो 4 हमारा ये और हो गया 12 त्रिभुज। अब देखिए एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा ये 13 नंबर का, इधर से बड़ा वाला ये हमारा 14 नंबर का, ऊपर से देखेंगे हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज 15 नंबर का, और नीचे से देखेंगे ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज तो 16 नंबर का, यानी कि 4 ये हो गए। तो 8 + 4 + 4 आप सभी कह देंगे इसका जो जवाब है वो 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ त्रिभुज को गिन लेना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये भी रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। इसमें से जो ऑड फिगर है, असंगत है, उसको हमें चुन लेना है। तो देखिए बाहर त्रिभुज बना है और अंदर वर्ग बना है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं होती हैं 3 और वर्ग की होती हैं 4, ठीक है। यानी कि बाहर वाला जो है वो अंदर से 1 कम है, ठीक। बाकी देखते हैं इसको, बाहर वाले त्रिभुज का जो है भुजा है 4, बाकी अंदर वाले का है 5। तो ये भी हमारा सेम पैटर्न बन रहा है। बाकी इसको देखते हैं, बाहर वाले का है 5 और अंदर वाले का है 6, तो ये भी सेम पैटर्न बना रहा है। बाकी इसमें देखिए बाहर वाला है 6 और अंदर वाला है 4, ठीक है। तो यही जो डी है ये ऑड है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा, यानी कि आंसर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है अगेन। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश और आकाश को कुआं कहते हैं और कुएं को तालाब कहते हैं, तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? तो पहले फल वैसे हमें मिलता कहाँ से है? तो आप कहेंगे पेड़ से मिलता है, यानी कि वृक्ष से मिलता है। और वृक्ष को हम लोग क्या बोल रहे हैं इसमें? तो वृक्ष को बोल रहे हैं आकाश। तो आकाश हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सवाल कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये भी अगेन मैथ्स का सवाल है, आसान क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है। और इनकी आयु का योग कितना है? 55 वर्ष है। तो मान लेते हैं ज्ञानेंद्र की आयु है 6x और अरविंद की आयु है 5 वर्ष, और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 55। 6 + 5 11x और 11x की वैल्यू 55, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 5। आगे बोला गया है अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी ज्ञानेंद्र कितने एज का है? तो आप कहेंगे 6 × 5 यानी कि 30 साल का है। और अरविंद कितने आयु का है? तो आप कहेंगे 5 × 5 25 साल का है। तो अब से 7 वर्ष बाद दोनों 7-7 साल बड़े हो जाएंगे, तो 30 + में 7 37 और 25 + 7 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है, 37:32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। एक कंपनी में, मैथ्स का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या यानी कि टोटल मेल और फीमेल लगा के 960 है। यदि कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या 420 है, तो पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या का महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए कंपनी में 2 तरह के लोग हैं, मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला। अब बोला गया है महिला 420 है, तो पुरुष कितने होंगे? तो भाई 960 में से 420 घटा लीजिए, तो कितना आ गया हमारे पास? आप कहेंगे 540, है ना। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, इसके अलावा 6 के पहाड़े से 7 बार में और यहाँ 6 के पहाड़े से 9 बार में। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। गणित का सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा भिन्न वाला जोड़ है, आसान है। 7 तिया 21, एलसीएम ले लेंगे। अब 7 के पहाड़े में 21 3 बार में आता है, तो 6 तिया यहाँ 18 हो जाएगा। प्लस में 3 के पहाड़े में 7 बार में जाता है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 20 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60। 6 के पहाड़े से कितने बार में जा रहा है? 10 बार में, माइनस 20 के टेबल से कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में, तो 3 तिया 9, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे,
तो 18 में हम लोग अगर 14 जोड़ते हैं तो आ जाता है 32, बाकी यहाँ डिवाइड में 21 है, बाकी यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बटा 60 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, पहले वाले भिन्न को ऐसे ही उतार देंगे। अब इस भाग की जगह गुणा का हम लोग जो है वो साइन देंगे और नीचे वाले भिन्न को पलट देंगे, यानी कि 60 ऊपर और 1 नीचे। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 के पहाड़े से 7 बार में और 3 के पहाड़े से 20 बार में। बाकी गुणा कर देंगे 32 को 20 से तो आ जाएगा 640, है ना। और इसको हमारे डिवाइड में क्या है 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना। हम सभी जानते हैं कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अटल पेंशन की भी शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, अटल पेंशन जो है ये मई में आया था और सुकन्या जो है ये जनवरी महीने में आ गया था। बाकी बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो ये 2014 में, जिस वर्ष प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, सितंबर में आया था। और प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है ये अगस्त 2014 में आया था। तो सबसे पहले कौन सा है, अगस्त 2014, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है हमारे पास मेक इन इंडिया, यानी कि 4 के बाद क्या आएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बोला गया है यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो बाइबल रॉक रखा गया है, किस जगह का नाम रखा गया है, तो आप कहेंगे बटालेगाला का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ पे जो है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 2 पाइप हैं, इसको मान लेते हैं कि एक पाइप को हमने यहाँ पे ए ले लिया और दूसरे पाइप को यहाँ पे बी लिया। ए क्या कर सकता है 6 घंटे में भर सकता है टंकी को और बी 8 घंटे में। और सी क्या करता है, खाली करने वाला पाइप है, 10 घंटों में पूरी टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टंकी की धारिता निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम इसका आ जाता है आपके पास 120। तो 120 ये 6 घंटे का समय ले रहा है, यानी कि इसकी क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6 को 120 से भाग दे लो तो आ जाएगा हमारे पास 20। यहाँ आ जाएगा 15 और ये 10 को अगर 10 समय ले रहा है तो इसकी क्षमता होगी खाली करने में 12। ठीक है, यानी कि भर रहा है 35 और निकल रहा है 12। तो 35 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि 5 सही, 5/23, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करिए जो कि 6, 9, 12, 13 और 15 से कंप्लीटली विभाज्य हो, पूरी तरह विभाज्य हो जाए। चलिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे इन सभी नंबरों का, तो 15 गुणा करेंगे यहाँ पे हम लोग 13 और गुणा करेंगे 12, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बाकी 9 को देखिए, 9 में से एक 3 आ चुका है 15 में, तो केवल एक 3 बचा हुआ है। बाकी 6 में से 2 और 3 दोनों नंबर आ चुका है, तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। इसको गुणा करने पे आ रहा है 2340। ठीक है, अब सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालना है, तो ऑप्शंस में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है। क्या ये 2340 से कटेगा, अगर कटेगा तो यही आंसर होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं। 15, 21, 00 को काटेंगे हम लोग 2340 से, तो 0 से 0 कट गया हमारे पास। इसके अलावा और इसको अगर हम काटते हैं तो ये लगभग 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार में, यानी कि 6 और फिर 5 यानी कि 65 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो गया, यानी कि डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है, एक लड़की 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग दिशा देखते हैं, ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो एक लड़की दक्षिण की ओर चलती है, तो हमने इसको लिख लिया 14 किलोमीटर। फिर ये दाएं मुड़ेगी, ठीक है, तो दाएं मुड़ेगी तो इधर घूमेगी। फिर से क्या करती है, दायां मुड़ती है, तो इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं और फिर से दायां मुड़ रही है। ठीक है, यहाँ यहाँ आके जो है हमारा यहाँ आ गई है, उसके बाद फिर से ये दाएं मुड़ रही है। तो ये अब किस दिशा में है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये उत्तर दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे।
देखिए निम्न 5 में से 4 सेम है तो कौन सा डिफरेंट है ये हमसे पूछा गया है। नंबर्स को देखते हैं AZXLN। यहाँ देखिए सभी नंबर यहाँ पे व्यंजन है ए को छोड़ के। ए हमारा स्वर है, वॉवल है और यही सही जवाब है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है। तो अगर इसी रेट से 10 बार बज रही है तो कितना समय लगेगा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर 6 का मान 9 है तो 1 का मान हो जाएगा 9/6, है ना। और हमें निकालना किसका है, 10 का निकालना है। तो हमारा 2 के पहाड़े से 5 बार में कट गया और 2 के पहाड़े से 3 बार में कट गया। यहाँ 3 की टेबल से 3 बार में कट गया यानी कि 5 दिया 15। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है लाहौर सेशन, आईएनसी का जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाया गया था, हमारा स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए हम लोग जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है लाहौर सेशन। और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल बन जाता है। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसको हम लोग जानते हैं। ऑप्शंस को देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, पंडित लेखराज, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही जवाब है वो है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इनका जो ओरिजिनल नाम था, इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था और इनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।